हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सामान्य सार संग्रह वन लाइनर जो सीरीज चल रहा है उसका सेट नंबर 10। उम्मीद है कि इससे पहले कि आपने बाकी के 9 सेट को अच्छे से ज़रूर देखा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रश्न आपके सामने रखे जा रहे हैं वो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इसमें एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि छोड़ सकते हैं, तो इनको आप अच्छे से याद रखें। तो चलिए इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार एसएससी 10+2 के लिए हमारे एप्लीकेशन पे जो कोर्सेज़ है उसका प्राइस 299 में आपको पूरी स्टडी मटेरियल मिल रही है। तो जिनको भी अगर लगता है कि प्रिपरेशन करना है, हमारे नोट्स को चाहिए, तो आप जाकर के एप्लीकेशन पे हमारे सभी नोट्स को ले सकते हो। इस कोर्स में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। सब्जेक्ट वाइज नोट्स है, 10,000 से ज़्यादा MCQ प्रोवाइड कराया गया। चैप्टर वाइज मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस वीडियो भी आपको अपलोड कराई जाएगी, और एक्स्ट्रा वन लाइनर जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम्स के लिए उसके साथ बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको मिलेंगी। तो जिनको भी अगर ज्वाइन करना है तो देर बिल्कुल भी नहीं करिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, जा कर के आप 299 में आज इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले आपको 25 पेजेस तक कंप्लीट कराया जा चुका। अब इसके आगे हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पे ये है कि निज़ाम सागर परियोजना किस नदी पर है? तो ये मंजीरा नदी पर है और हैदराबाद में पड़ता है। मंजीरा नदी की बात करें तो मंजीरा किसकी सहायक नदी होती है? गोदावरी की सहायक नदी है मंजीरा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है कि रंपा विद्रोह शुरू हुआ, तो ये 1922 में शुरू हुआ था रंपा विद्रोह, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो नेतृत्वकर्ता अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है, अल्लूरी सीताराम राजू। 92वें संविधान संशोधन द्वारा कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था? 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, और वो 4 भाषाएं संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी थी, जिसे हम लोग संडोबम से याद रख सकते हैं चारों भाषाओं को। इसके बाद अगर हम बात करें तो 71वीं संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, जो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली था, ठीक है, ये 3 याद रखेंगे। सबसे पहले सिंधी भाषा को जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 15वीं भाषा के रूप में, क्योंकि हम जानते हैं कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, बाद में इसे 15वीं जोड़ा गया। उसके बाद 3 और भाषाओं को जोड़ा गया 71वीं संविधान संशोधन के द्वारा, और आखिरी में 4 भाषा को जोड़ा गया था। ये 4 भाषा आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इन सभी को याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण किस अनुसूची में सम्मिलित है? संविधान में 12 अनुसूचियों के बारे में उल्लेख मिलता है। उनमें से 5वीं अनुसूची का जो संबंध है वो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 4 राज्यों के बारे में उल्लेख कर दे तो फिर हम वहाँ पे 6ठी अनुसूची को टिक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 6ठी अनुसूची में सिर्फ 4 राज्यों के बारे में बात कही जाती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य पे ये लागू नहीं होता है, कौन सा राज्य इसमें नहीं आता है? तो इन 4 राज्यों को अच्छे से याद रखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए 6ठी अनुसूची का संबंध हो जाता है, ठीक है। अटल पेंशन योजना कब स्टार्ट किया गया था? तो ये जून 2015 में स्टार्ट हुआ था, जून 2015 में, जिसके अंतर्गत आयु वर्ष की बात करें 18 से लेकर के 40 वर्ष तक के आयु वाले लोग इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये बनता है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को किसने लिखा? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखा गया। वेदों की ओर लौटो इनकी नारा थी। शुद्धि आंदोलन को इन्होंने शुरू किया था। साथ ही साथ आर्य समाज की स्थापना 1875 में इन्होंने किया था। तो इनसे जुड़ी ये 4 प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखा गया था, ये भी एक क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि व्यापार की स्वतंत्रता, वाणिज्य और समागम किस देश से ग्रहण किया गया? व्यापार की स्वतंत्रता, वाणिज्य और समागम किस देश से ग्रहण किया गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया से एक चीज़ और याद रखना है आपको कि जो हमारा समवर्ती सूची है वो यहीं से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से ही, ठीक है, इम्पॉर्टेंट रहेगा। और साथ में ये भी हम याद रख सकते हैं जो हमारा प्रस्तावना का भाषा है, प्रस्तावना का भाषा वो भी यहाँ से लिया गया, जबकि प्रस्तावना का विचार तो अमेरिका के संविधान से ग्रहण है, तो याद रखना है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया। जबकि राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन की बात आता है तो वहाँ पे हम फिर आयरलैंड को टिक करते हैं, ठीक है।
झीलों के शहर के नाम से किसको जानते हैं? भोपाल। झीलों के शहर के नाम से भोपाल को जाना जाता है। ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ किसकी आत्मकथा? तो ये सौरव गांगुली की आत्मकथा। सौरव गांगुली। साथ ही साथ इनको बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं। प्रिंस ऑफ कलकत्ता के नाम से जाना जाता है। द गॉड ऑफ द ऑफ साइड, द गॉड ऑफ द ऑफ साइड के नाम से भी इनको जानते हैं सौरव गांगुली को। ठीक है। नेक्स्ट है कि सहकारी समितियों के गठन का अधिकार कब शामिल किया गया? सहकारी समितियों के गठन का अधिकार 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा शामिल किया गया था, जबकि इसे लागू किया गया 15 फरवरी 2012 में। 15 फरवरी 2012 में। नेक्स्ट है कि मूल सूची में 4 नए निर्देशक तत्व कब जोड़े गए? राज्य के नीतिशक तत्वों की उल्लेख संविधान में भाग 4 के अंतर्गत किया गया 36 से लेकर के 51 अनुच्छेद के अंतर्गत, जिसमें 4 नए अनुसूचियों को जोड़ा गया 4 नए तत्वों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 39 के क, 43 क और 48 क, इन चारों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और ध्यान रखिएगा 42वें संविधान संशोधन को हम लोग लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके तहत, इस संशोधन के तहत बहुत सारी चीज़ें हुई थी हमारे संविधान में, बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है पेज नंबर 27, जिसमें सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था? तो सातवाहनों वंश की स्थापना सिमुक ने किया। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चंस पूछे कि सातवाहन वंश के सबसे महान या फिर सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे, तो गौतमीपुत्र सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी ये थे। यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया, गौलमिक क्या होते थे? यानी अगर सातवाहन वंश की बात करें तो गौलमिक किसको कहते थे? ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन के प्रमुख जो होते थे उनको गौलमिक कहा जाता था। ठीक है। सातवाहनों की जो राजभाषा थी वो प्राकृत थी। गौतमीपुत्र सातकर्णी से संबंधित लेख की बात करें तो नासिक और नानागढ़ शिलालेख का संबंध इनसे हो जाता है, गौतमीपुत्र सातकर्णी से। ठीक है। कचाई लेमन फेस्टिवल का संबंध कहाँ से है? तो लेमन कभी कभी इतना महंगा हो जाता है कि वो मणि के समान बिकता है, यानी मणिपुर, कचाई लेमन मणिपुर। ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा घाट रेलवे पुल का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो मणिपुर में। सबसे ऊंचा घाट रेलवे पुल का निर्माण मणिपुर में। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को क्या कहा जाता है? तो ध्यान देना है कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को दून के नाम से जानते हैं, दून। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है 2011 में पुरुष और महिला साक्षरता अंतर कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता में अंतर 16.68% था। देश में साक्षरता अगर बात करें तो कितना है? तो 74.04%। ठीक है। सबसे कम साक्षरता दर बिहार के अंतर्गत 61.8%। सबसे अधिक तो जानते ही हैं केरल के अंतर्गत आता है 93.91%। अगर देश की साक्षरता की बात करें जो कि 74.04% है, तो इसमें पुरुष साक्षरता कितना हिस्सा? 42.14% और महिला 65.46%। उसी तरह से 2011 में महिला साक्षरता दर कितना था? तो 53.67%, जो कि पहले की तुलना में तो फिलहाल बढ़ा है, लेकिन अभी नया आंकड़ा 2021 की जनगणना जो होने वाला था वो अभी तक आंकड़ा नहीं आया। उसमें देखते हैं कि क्या छेड़छाड़ होता है। डेफिनेटली बड़ा ही होगा, क्योंकि अब तो शिक्षा का स्तर काफ़ी आगे जा रहा है, तो हर तरह से हमें सभी डाटा जो कि इम्प्रूवमेंट ही दिखेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सजदा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? सजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो देखिए एक प्रश्न यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि सजदा का अर्थ क्या होता है? तो सजदा का अर्थ होता है कि सुल्तान के सामने झुक कर के सलाम करना, नमस्कार करना। और पैबोस का अर्थ होता था कि सुल्तान के पैरों को चूमना। ठीक है, ये होता था पैबोस। इसकी शुरुआत बलबन ने अपने राजत्व सिद्धांत के अंतर्गत ही किया था। बलबन ने किया था इसकी स्टार्टिंग, जिसे हम लोग वास्तविक नाम बहाउद्दीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखना है। गुलाम वंश के एक शासक थे। हक ए सर्ब कर जो था वो किसने लगाया था? सबसे पहला प्रश्न तो ये पूछा जाता है कि हक ए सर्ब क्या था? मध्यकालीन समय में हक ए सर्ब क्या था? तो ये एक प्रकार का कर था। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये किस टाइप का कर था? तो ये सिंचाई कर था। ध्यान रखिएगा, सिंचाई कर, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। एक नई ये कर लगाया था, नया कर था सिंचाई कर, जो कि उपज का 1/10 भाग वसूला जाता था। उपज का 1/10 भाग सिंचाई कर के अंतर्गत, हक ए सर्ब के अंतर्गत। सिटानवासल
सिटान वासल गुफा कहाँ है? तो तमिलनाडु में। सिटान वासल गुफा तमिलनाडु में। सरकार का वित्तीय वर्ष कब होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च। रेहला पुस्तक किसकी है? तो रेहला इब्न बतूता की पुस्तक है। इब्न बतूता एक मोरक्को यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक MBT मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 ईस्वी में ये आया हुआ था। ठीक है, 1333 ईस्वी में। राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करते हैं? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटा करके। ठीक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध 1764 में, लेकिन डेट के साथ तो 22 से 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। हेक्टर मुनरो और मीर कासिम की संयुक्त सेना सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय भी इसमें शामिल थे। इलाहाबाद की संधि इस युद्ध के पश्चात हुआ, जो कि 12 अगस्त 1765 और दूसरा हुआ था 16 अगस्त 1765। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को हुई थी। ठीक है, ये सब याद रखिए। साथ ही साथ यहाँ पे 4 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे गुलाबी नगरी, पिंक सिटी के नाम से तो जयपुर को हम जानते ही हैं, लेकिन अगर वाइट सिटी पूछा जाए, सफ़ेद नगरी, तो ये उदयपुर हो जाएगा। स्वर्ण नगरी जैसलमेर हो जाएगा और नीली नगरी हो जाएगा जोधपुर। ये चारों इंपॉर्टेंट है। बौद्ध त्यौहार एक होता है जिसका नाम है सोगक्रॉन। सोगक्रॉन किस राज्य में मनाया जाता है? सोगक्रॉन मनाया जाता है ये अरुणाचल प्रदेश में। सोगक्रॉन अरुणाचल प्रदेश में, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे ये जो 4 दिया गया, इनको अच्छे से याद रखिए क्योंकि ये कंफ्यूज कर सकता है। गुलाबी नगरी को छोड़ करके सभी को पता है, बचपन से हम जानते आ रहे हैं। पिंक सिटी जयपुर को हम जानते आ रहे हैं, लेकिन बाकी को याद रखना इंपॉर्टेंट है। जैसे सफ़ेद नगरी उदयपुर याद रखिए, स्वर्ण नगरी जैसलमेर। जैसे स्वर्ण अगर याद रखना तो स्वर्ण जैसल, ज्वेलरीज हम याद रख सकते हैं, ज्वेलरीज स्वर्ण। ठीक है, याद रहेगा। नीली नगरी की बात करें तो जोधपुर, ये थोड़ा सा दोनों आपको याद रखना है। सफ़ेद और नीली को आप किसी तरह से याद रखिए। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार आए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप बिहार SSC 10+2 के एग्ज़ाम्स के लिए अगर अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, स्टडी नोट्स चाहिए और बाकी जो भी मैथ्स की क्लासेस आपको देखना है, सीखना है, तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, जहाँ पे बहुत ही कम कीमत 299 में आपको सारी स्टडी मटेरियल पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ मिल जाएगी। तो बिल्कुल भी देर नहीं करिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, आप उस पर क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, रजिस्टर करिए और पेड कोर्स में जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।